Assalamu alaikum. Welcome back again for another interesting video. Not actually video. It's we call it. I'm not showing my face, so pseudo video lecture. And we discussed about chemical coordination in the last lecture, and now we're going to study like a very big and very important gland, that is pituitary gland, and another very important gland, that is thyroid gland. So for all those who do not know me, who are new to this LMS, my name is Sayyid Rahil Muzaffir, and I'm not a terrorist. I'm a biochemist or a biologist, you can say, and I'm your mentor for biology. So we will start studying pituitary gland, and we will see that how many hormones are produced from pituitary gland and what functions they perform, and at what sites in your body they produce their effects, and what are the effects if they are not produced in a good amount, in a normal amount, and what are the effects when it is opposite, when their concentration is very much higher than we needed in your body. So pituitary gland actually it has three lobes: anterior lobe, posterior lobe, and median lobe. So anterior lobe is also known as master gland. इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज अपने हार्मोन्स तो प्रोड्यूस करते ही है, साथ साथ ही ऐसे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं. तो पिट्यूटरी जो है वो ब्रेन के साथ अटैच होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, वो ब्रेन के साथ अटैच होता है, स्टॉक के साथ डंडी के थ्रू, जिसको बोलते हैं डंडी बोला, और इसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस सेरेब्रम भी. सो टेबुलर फॉर्म में ज़रा आसानी हो जाती है, जब आप कंपैरिजन करते हो याद करने में भी आसानी रह जाती है, क्योंकि हार्मोन्स जो है ना वो उसके फंक्शन हैं थोड़े समटाइम मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनका कंपैरिजन बनाया ताकि आपको एक ही पेज पे हार्मोन्स के फंक्शन नज़र आ जाएं और आपको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में आसानी है. सो पहला हार्मोन है जी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, एसटी जिसको बोलते हैं, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है. इसको प्रोड्यूस कराने के लिए हाइपोथैलेमस एक और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, SRF, जो कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है. वो आता है पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और यहाँ से प्रोड्यूस कराता है STH. अब इसका फंक्शन क्या है? बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट है चाइल्डहुड में, पूरे जब आपकी बोन्स रिएक्ट करता है आपकी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, फैट मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है. और जब एक दफ़ा एडोलेसेंस हो जाती है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, अडल्टनेस आ जाती है, उसके बाद फिर मरते दम तक ये आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है. अब अगर इसकी ओवर सेक्रेशन हो जाए, यानी नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, तो उसकी दो कंडीशंस हैं. अगर चाइल्डहुड में ज़्यादा हो तो गाइगेंटिज्म या जाइजेंटिज्म बोलते हैं. आप देखते हैं लोगों के 8-8 फुट का कद होता है. जैसे आप अगर आप में से लोग रेसलिंग देखते हैं तो उसमें बिग शो आता है, ठीक है, ग्रेट खाली उसको कहा जाता है, इंडिया का रेसलर है. इसका पाकिस्तान में आलम चन्ना था. सो यू कैन ऑल्सो गूगल दैम. सो ये जाइजेंटिज्म है. और एक्रोमेगैली के अगर अडल्ट लाइफ में प्रोड्यूस हो तो इससे क्या होता है कि अब नॉर्मल हैंड्स बनते हैं, हाथ बड़े बड़े हो जाते हैं, फीट बड़े बड़े होते हैं, जॉ बहुत बड़ा, यानी कि नोकदार हो जाता है. जैसे ग्रेट खाली को देख ली, उसके हाथ बहुत बड़े बड़े, जॉ बहुत बड़ा है. तो ये एग्रोमेगैली है. और अगर जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना ना हो तो अंडर सेक्रेशन से डिवार्फिज्म, छोटा रह जाता बंदा, 3-4 फुट का. आप कोडू देखते हो स्टेट ड्रामों में और सर्कसेज में, और ये लोग जहीन बड़े होते हैं. देखिए किसी को हंसाना आसान काम नहीं है, लेकिन ये लोग सर्कस में काम करते हैं. अगर आप में से किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो टीरियन लैनिस्टर उसका बहुत फेमस एक कैरेक्टर है, वो बहुत ही छोटी हाइट का है, जिसको कोडू भी हम कह देते हैं. मतलब कहना नहीं चाहिए, बॉडी शेमिंग है एक्चुअली. किसी को मोटा कहना, किसी को लंबा कहना, किसी को काला कहना, ये चीज़ गलत है. पर यानी कि उनको ड्वार्फ से कहते हैं, बोने से निकला का छोटा होता है, ठीक है. और इसके अलावा वो सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं. सो ये है जी ग्रोथ हार्मोन के बारे में. फिर है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ये ऐसा हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करवाता है. कॉर्टिकोट्रोपिक यानी कि वहाँ से कॉर्टिसोल के लिए ये है, ठीक है. इसको बोलते हैं ACTH. इसके अलावा इसको कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है. इसको रिलीज करवाने के लिए हाइपोथैलेमस से आता है CRF, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर. और फिर ये रिलीज होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और ये कॉर्टिसोल की इसको सेक्रेट कराने में रोल प्ले करता है. अब इसके ना दो एक्चुअली स्टिमुलस हैं. एक तो बॉडी में स्टीरॉइड का लेवल. अब जो कॉर्टिसोल है ना, कॉर्टिसोल
हार्मोन जिसको ये प्रोड्यूस करवा रहा है वो एक्चुअली क्या है, वो स्टीरॉयड हार्मोन है। जब उसका लेवल ब्लड में कम होगा तो सिग्नल जाएगा, ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा। या जो डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन होती है इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे स्ट्रेस है, फियर है, भूख लग रही है, इन्फेक्शन है, उस केस में भी ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से इमरजेंसी कंडीशन में। अगर ओवर सिक्रीशन हो तो ज़्यादा एडिनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और अगर अंडर सिक्रीशन हो तब भी है, लेकिन चूंकि बुक ने नहीं लिखा तो हम भी इसको याद नहीं करेंगे, ठीक है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। क्यों स्टिमुलेट करेगा? कि वो आगे हार्मोन पैदा करे, और इसको प्रोड्यूस करने के लिए हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर TRF आता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये रैपिड ग्रोथ के अंदर रिलीज होता है, जब ग्रोथ तेजी से करवानी, डेवलपमेंट तेजी से करानी हो, ठीक है। और ये जब एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे तो उसमें दो काम होते हैं। एक तो थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन्स को पैदा करने वाली सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, और दूसरा उन सेल्स की हार्मोन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। दो चीज़ें होती है, एक तो थायराइड हार्मोन्स पैदा करने वाली सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, दूसरा उनको हार्मोन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये कब रिलीज होता है? जब ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल, यानी थायराइड हार्मोन होता है थायरॉक्सिन T4 हम पढ़ चुके हैं, उसका लेवल जब ब्लड में कम होगा तो TSH रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब इसके ओवर सिक्रीशन अंडर सिक्रीशन के इफेक्ट जरूर है, लेकिन वो बुक ने यहाँ मेंशन नहीं किए। फिर है जी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, LH और ICSH। इन चारों के लिए बुक ने हेडिंग बनाई है GH। वो ग्रोथ हार्मोन नहीं है, वो गुनेडल हार्मोन है, यानी ऐसे हार्मोन जो कि गुनेड से प्रोड्यूस होते हैं। तो बच्चों LH और ICS तो एक ही चीज़ है। तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन पैदा होते हैं। बुक ने 4 हेडिंग में लिखा है, लेकिन एक्चुअली 6 होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन है ACTH 2, TSH 3, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH 4, प्रोलैक्टिन 5, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH 6। और इसका मेल में काउंटर पार्ट क्या है? ICS। यानी 5 हार्मोन ऐसे हैं जो कि मेल और फीमेल में कॉमन है। छठा हार्मोन LH फीमेल में है और उसका काउंटर पार्ट ICSH मेल में, ठीक है। अब फीमेल में क्या फंक्शन है? FSH का 2 फंक्शन है, फॉलिकल डेवलपमेंट और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन। ये एक्चुअली इसका रोल है। इसी तरीके से मेल में स्टिमुलेशन है इसकी डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम की, और स्पर्म प्रोडक्शन है जी टेस्टिस के अंदर। फिर उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन में इसका रोल है प्रोलैक्टिन का, यानी लैक्टेशन में, और ये LH के साथ मिलकर कॉर्पस लूटियम को भी मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। फिर LH का अगर आप देखें तो ये एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है, और इसी तरह से मैच्योर फॉलिकल पे एक्ट करके उसे रप्चर करता है। चैप्टर 18 में पढ़ेंगे, यानी ये ओवुलेशन कराता है, रिलीज ऑफ ओवम, इसमें इसका रोल है। और FSH के साथ मिलके ये कॉर्पस लूटियम की लूटिनाइजेशन करता है, यानी उसको येलो कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन के साथ मिलके ये कॉर्पस लूटियम भी मेंटेन करता है। देखिए आप नंबरिंग करते जाएं। FSH के फीमेल में 2 फंक्शन है, मेल में 2 फंक्शन है, प्रोलैक्टिन के 2 फंक्शन है, LH के 4 फंक्शन हो गए। और ICSH का क्या काम है कि ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो गुनेडल हार्मोन है ना FSH और LH, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हाइपोथैलेमस से एक ही हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने के लिए हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। दोबारा बता देता हूँ, FSH और LH को प्रोड्यूस करने के लिए जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से, वो कहलाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, N छोटा होता है। और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने के लिए जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अच्छा, फिर ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल, I से इंटरस्टिशियल, C से सेल्स, S से स्टिमुलेटिंग, H से हार्मोन। यानी ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस में, ये हार्मोन को स्टिमुलेट करता है और इससे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद है जी मीडियन लोब। अब मीडियन लोब से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, यानी ऐसा हार्मोन है जो आपके मेलानोसाइट स्किन के सेल्स को स्टिमुलेट करता है। अब इसका जो सिग्नल है प्रोडक्शन का वो सनलाइट, जैसे आप धूम में फिरना शुरू करते हैं आपका रंग काला होना शुरू हो जाता है, तो इट मीन्स के सनलाइट की वजह से मीडियन लोब से MSH रिलीज होता है। MSH मेलानोसाइट्स पे एक्ट करके उनमें कंपाउंड मेलानिन की अमाउंट बढ़ा देता है, जिससे रंग डार्क होना शुरू हो जाता है।
और MSH को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है MIH, इनिबिशन ऑफ, यानी कि ये एक्चुअली कहलाता है मेलानोसाइट इनिबिशन हार्मोन, ठीक है। और प्रेगनेंसी में और एडिसन डिजीज के अंदर जो MSH की रिलीज है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर है जी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर दो हार्मोन स्टोर होते हैं जो कि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है, बनते ही एक्चुअली हाइपोथैलेमस में, लेकिन चूंकि उन न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स का कुछ पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है और ये दोनों हार्मोन उन नर्व एंडिंग्स के एंड के ऊपर स्टोर होते हैं, एंड वाले पार्ट पे, और वो पार्ट चूंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है इसलिए हम कह देते हैं कि ये दोनों हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ही स्टोर होते हैं। फिर टारगेट साइट है कि ये नेफ्रॉन्स के डिस्टल पार्ट पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वगैरह पे एक्ट करता है, चैप्टर 50 में आप पढ़ चुके हो। ये यूट्रस के स्मूथ मसल्स और फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। फंक्शन क्या है कि इसका फंक्शन वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है, उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ऑक्सीटोसिन का काम फंक्शन क्या है कि यूट्रस को स्ट्रेच करता है, सर्वेक्स को स्ट्रेच करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और जब बच्चा सकलिंग स्टार्ट करता है, फीडिंग स्टार्ट करता है, तो उससे मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है कि मिल्क जो है ना वो एजोकुलेट होता है। प्रोलैक्टिन फीमेल में मदर में मिल्क को प्रोड्यूस करता है और ये इजेक्ट करवाता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स उसको बोलते हैं। अब स्टिमुलस क्या है इनकी सिक्रीशन का कि वैसोप्रेसिन में का कब रिलीज होगा, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का कम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं होगा तो ये तीनों चीज़ें कम हो जाएंगी, ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का जब सर्वैक्स डिस्टेंड होते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, तो बच्चे का जो सर है वो मदर में सर्विक्स के पार्ट को डायलेट करता है, डिस्टेंड करता है। इसी तरीके से प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो ये साइन है कि प्रेगनेंसी खत्म हो गई है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब कम होगा तब ये रिलीज होगा। पार्चुरेशन बोलते हैं चाइल्ड बर्थ और सकलिंग, जब बच्चा फीडिंग स्टार्ट करता है उसमें भी जो न्यूरल स्टिमुलस जाता है मदर के हाइपोथैलेमस को, ब्रेन को, तब ये रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, वैसोप्रेसिन की अगर अंडर सिक्रीशन हो तो बुक में एक डिजीज लिखे हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि एक तो पेशेंट में वाटर रुकता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। अब जब पानी बॉडी में स्टे नहीं करेगा उस बंदे को एक्सटेंसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। फिर है बच्चों थायराइड ग्लैंड। अब देखिए ये हेडिंग बना सकते हो आप, टारगेट साइट की हेडिंग बना सकते हो, फंक्शन की हेडिंग बना सकते हो। अब T3 तीन हार्मोन इससे प्रोड्यूस होते हैं, T3 ट्राइआडोथायरोनिन, T4 जिसे थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन। अब T3 T4 का एक्शन साइट क्या है, मसल, स्केलेटन, लीवर, नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कैल्सिटोनिन का स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी ट्यूब्यूल्स और बोन सेल्स। T3 T4 दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिक रेट पे, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रेस्ट कंडीशन में चाहिए होती है मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। कैसे, ग्लूकोज को तोड़ता है, हीट प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, सोमैटोट्रोपिन के साथ मिलके ग्रोथ करते हैं, ब्रेन सेल्स पैक करते हैं, उनके डिफरेंशिएट करते हैं। जिन एम्फीबियंस में T3 T4 रिलीज नहीं होते उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाती, और जिन लोगों के अंदर T3 T4 नहीं होता, डेफिशिएंट हो, उनमें ब्रेन भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि इसने जो एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल्स हैं कैल्शियम आयंस के, उनको एक्चुअली इसने कंट्रोल करना है। कैसे कि ये इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, और इसी तरीके से किडनी ट्यूब्यूल्स में इनकी रीअब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज कर देता है। उसका फायदा क्या होता है, जब किडनी में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये आपके सुसु के साथ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। फिर ओवर सेक्रीशन अगेन हार्मोन्स की हो, T3 कम पैदा होता है, T4 ज्यादा पैदा होता है। इसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म, यानी थायराइड ज्यादा काम कर रहा है, औकात से ज्यादा बढ़ गया। ये है जी ग्रेव डिजीज। अब ग्रेव डिजीज में सिम्टम्स क्या, एक्सोप्थेल्मिया और गोइटर। गोइटर क्या है कि वो गिलर जिसको बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड नेक से बाहर आना शुरू होता है। और एक्सोप्थेल्मिया एक कंडीशन है बच्चों जिसमें आईज जो है ना बल्जिंग आईज हैं, ऐसे बाहर जिस जगह तो बंदे के डेले बाहर आ रहे हैं, तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, देखेंगे बल्जिंग आईज होती हैं, ऐसे अजीब सी खौफनाक सी आईज होती हैं, तो उनमें वो प्रॉब्लम होता है। और इनसे मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि इससे बंदे का कार्डिक फेलियर भी हो सकता है। कॉज क्या है कि अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन बॉडी में बन जाते हुए, एक्चुअली प्रोटीन क्या है, वो एंटीबॉडीज़ हैं, यानी हमारा ही सिस्टम हमारे ही खिलाफ क्या करता है, वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। मेरी बिल्ली मुझे में हूँ, वो वाला हिसाब है, ठीक है। तो ये एक्सेसिव सिक्रीशन प्रोड्यूस हो जाती है। ये एक्चुअली आप कह सकते हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं और इससे ये प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, अगर इसके अंडर सिक्रीशन हो तो वो हाइपोथायराइडिज्म है। इसकी दो चांसेस हैं।
एक बाय बर्थ अगर डेफिशिएंट है तो क्रिटिनिज्म है, अगर लेट एज में जाके आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, इससे अब देखो आयोडीन मिला नमक कहते हैं कि अगर आप बहुत अरसे तक ऐसा नमक है जिसमें आयोडीन ना हो, और अगर आपको पता है आयोडीन चाहिए T3 T4 को बनाने के लिए, इसमें T3 में 3 आयोडीन आइटम्स हैं, T4 में 4 आयोडीन आइटम्स हैं, तो आयोडीन ही नहीं होगी तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे, ऑटोमेटिक डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, क्रिटिनिज्म में बाय बर्थ अगर नहीं है थायरॉक्सिन तो प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, ये बच्चा नॉर्मल डेवलप नहीं होता, साइज में स्मॉल होता है, इसकी जो बाल हैं वो खुरदरे होते हैं, कम होते हैं तादाद में, इसकी स्किन जो है वो थिक होती है, स्केल बन जाते हैं, और मेंटली ये बच्चा रिटार्डेड होता है, और ये सेक्सुअल भी डेवलप नहीं होते। अगर लेट एज में जाके आयोडीन की डिफिशियंसी तो मैक्सिडीमा है, इससे क्या होगा जी, गोइटर नेक की स्वेलिंग हो जाएगी, इससे बॉडी में फैट डेपोजिट हो जाएगी जिससे वेट बढ़ जाएगा, इससे हैंड और स्किन की पफिनेस यानी उनमें बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, वो ऐसा लगे फूल जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे, और जो बॉडी के और जो मेंटल प्रोसेस हैं वो सारे के सारे अफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, कैल्सिटोनिन की अंडर सेक्रेशन ने लिखी, ओवर सेक्शन बुक ने लिखी है, अगर इसकी डेफिशिएंसी या एक्सेस हो, मैंने एक लाइन में लिख दिया कि डेफिशिएंसी हो या एक्सेस हो, उससे क्या होगा, नर्व इम्पल्स डैमेज होगी, उससे स्केलेटन डैमेज होगा, उससे मसल डैमेज होगा, और उससे ब्लड पर असर पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे, और ये ज़रूर इनको याद करें, इनके हार्मोन्स के फंक्शन को आप पॉइंट्स की बना के याद कर लें। क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, मेरे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, इंटरेक्शन होगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।